हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का लेक्चर 2 जो है एग्रीकल्चर। ठीक है, आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एग्रीकल्चर, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं मॉडर्न फार्मिंग में, ट्रेडिशनल फार्मिंग्स में, ठीक है, कितने कितने टाइप की फार्मिंग्स होती है, कमर्शियल बेसिस पे कैसे फार्मिंग्स होती है, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, और हमारी फूड क्रॉप्स क्या क्या होती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। देखो, बेसिकली जो फार्मिंग है ना वो दो टाइप की होती है। ठीक है, अगर हम लोग उससे बात करें, देख फार्मिंग जो है वो सिर्फ दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, बस हम उतना ही उगाते हैं जितना हमारे लिए सफिशियंट है, मतलब हम लोग खा लें और बहुत हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, बट जो हमारी उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब देखो जो हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें हम लोग सारे के सारे ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं, सारे के सारे ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं फार्मिंग में। जैसे कि हम लोग पुराने जमाने वाले टूल्स यूज करते हैं, हल हो गया, ठीक है, जो हम गाय बैलों के पीछे बांध के चलाते थे, ठीक है, हल हो गया, ठीक है, कुल्हाड़ी हो गई, कस्सी हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको जो याद रखना है वो है हमारा स्लैश एंड बर्न टेक्निक। ठीक है, स्लैश एंड बर्न टेक्निक में क्या होता है, स्लैश एंड बर्न टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग एक फसल उगाते हो, ठीक है, उसके बाद उसे काटते हो। ठीक है, फसल उगाने के बाद आप उसे काटते हो और जितने भी जो नीचे छोटे छोटे प्लांट्स बच जाते हैं, जो छोटे छोटी स्टेम्स बच जाती है प्लांट्स की, उसे आप बर्न कर देते हो। ठीक है, अब आज के जमाने में तो क्या होता है, हम लोग ट्रैक्टर से ना उसे दोबारा से कल्टीवेट कर देते हैं, ठीक है, पूरे एरिया को दोबारा से स्मूथ आउट कर देते हैं। बट पहले जमाने में जो हमारे ट्रैक्टर नहीं होते थे, ठीक है, और दो दो बारी खेत जोतने से क्या फायदा, मतलब उनको काफी ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज होती थी और ये बहुत ही ज्यादा फेमस थी हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, हमारे इंडिया की। कहाँ पे फेमस थी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो हमारी टेक्निक थी स्लैश एंड बर्न, इसे हम लोग जूमिंग भी बोलते थे। देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, हमने वहां पे अपना घर बना लिया, छोटा सा झोपड़ी होती थी पुराने जमाने में, कच्चे घर होते थे। ठीक है, तो वहां पे हमने उस एरिया पे ना कुछ क्रॉप्स लगाई, हमने उसको हमने स्लैश किया, यानी कि काट लिया। जो हमने खेती उगाई, खेती की थी, उसे हमने काटा, उसमें से जितने भी ग्रेन्स थे, जितने भी फूड मटेरियल था, हमने उसे ऑप्ट किया, अलग से निकाल लिया, अपने पास स्टोर कर लिया और उस एरिया को, उस पीस ऑफ लैंड को बर्न कर दिया। उसके बाद हम लोग दो तीन साल में दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाते थे, तब तक जब तक इनके इसमें ना धीरे धीरे करके ना जो हमारी फील्ड की प्रोडक्टिविटी थी, जो फर्टिलिटी थी, वो डिक्रीज हो जाती, इसलिए वो लोग दूसरे प्लेस पे बर्न जो है मूव हो जाते थे। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते थे जूमिंग। अब आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं आपके रिगार्डिंग स्लैश एंड बर्न टेक्निक के। जैसे हम लोग ब्राजील में उसे रोका बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आप एक बार उनमें से नजर निकाल लेना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो, जो हमारी ये लैंड थी ना, उसके ऊपर कम प्रेशर था, क्योंकि पहले हमारे पास पॉपुलेशन कम थी। ठीक है, पॉपुलेशन कम थी तो हमारे पास ज्यादा डिमांड नहीं थी फूड की, तो इसके पास इसलिए इस वजह से हर एक इंसान के पास बहुत बहुत सारी जमीन होती थी और वो उसके पास जितनी खेती हो जाती थी, ठीक है, इट्स वेल एंड सफिशियंट। ठीक है, अगर मान लो अब की बार प्रोडक्टिविटी कम निकले तो अगली बार हम एरिया इंक्रीज कर देते थे, ना कि उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डालते थे। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी ये एग्जैक्टली जो है हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से बिल्कुल अलग है। पहले के जमाने में पॉपुलेशन कम थी, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती गई, यानी कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे अभी आप लोग देखते हो, जैसे आपके दादाजी के पास जो जमीन थी वो आपके पापा और उनके आपके अंकल्स में बट गई इक्वली, उसके बाद फिर आपके जो पापा की जमीन है वो आप सभी लोगों में बट जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो लाइफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस था, यानी कि हमारे जो पूर्वजों की जमीन थी उस पर हमारा अधिकार था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे जो हमारी लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग मतलब एक इंसान के पास कितनी जमीन है वो धीरे धीरे कम होती गई, जिसकी वजह से जो लेबर इंटेंसिव हो गई। अब हमारे पास लैंड कम है, ठीक है, पर पॉपुलेशन ज्यादा है, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा लेबर को लगाएंगे, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स ऐड करेंगे, पेस्टिसाइड्स ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो है हमारी लैंड के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। अब डेफिनेटली अब एक पीस ऑफ लैंड है, उसके पास उसकी खुद की पर्सनल कैपेबिलिटी है कि वो 100 टन अनाज उगा सके। ठीक है, बट अब हम चाहते हैं कि वो 200 टन अनाज उगाए, तो धीरे धीरे क्या होगा,
हम उसमें लेबर चार्ज भी इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो जितना भी लेबर है वो भी इंक्रीज करेंगे, प्लस उसके ऊपर हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें भी डालेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो लैंड के ऊपर प्रेशर है ये इंक्रीज होता जाएगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी जो हमारी लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करें कमर्शियल फार्मिंग की। लीजिए आप कि ये वो फार्मिंग है जिससे हम लोग कुछ पैसे कमा सके, यानी कि हम बस अपने गुजारे के लिए नहीं, हम लोग बस अपने गुजारे के लिए नहीं, बल्कि हम लोग कुछ ऐसा उगाने वाले हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करने वाले जिससे हम अपना गुजार तो करें ही करें, साथ में उस पर्टिकुलर क्रॉप से, और हम उसे मार्केट में भी सेल करके हम लोग पैसे कमा सके। कमर्शियल फार्मिंग का बेसिक जो मोटिव था वो यही था कि हम लोग अपने प्रोडक्शन को इस हद तक इंक्रीज कर दे ताकि जो हमें हमारी खुद की तो हमारी खुद की तो यूज जो नीड्स होती है वो पूरी हो जाए, साथ ही साथ हमें कुछ मनी भी मिल सके। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज होता है। टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया है, ठीक है, कल्टीवेटर हो गया है, कंबाइन हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग कमर्शियल फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं वो सारी? ताकि हम लोग उसकी ईल्ड यानी कि पैदावार को बढ़ा सके। ठीक है, या तो आप लिख सकते हो टू इंक्रीज द ईल्ड या फिर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, उसके बाद देखो, एक ही नई जब हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसने एक HYV सीड्स को हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया था। जो HYV सीड्स थी ना वो हाइब्रिडाइज सीड्स थी। ठीक है, उनका बेसिक काम क्या था? वो वैसी सीड्स थी जो कि हाई हील्ड प्रोवाइड कराए। ठीक है, हाई हील्ड वेराइटी, HYV की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हाई हील्ड वेराइटी। हाई हील्ड वेराइटी से मतलब क्या था कि हम लोग कम से कम खर्चे कम से कम अनाज में, यानी कि जो हम बीज बोते हैं उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके। एक और कमर्शियल फार्मिंग में हमारे कुछ प्लांटेशन फार्मिंग भी इंक्लूड होती है। प्लांटेशन से मतलब जैसे टी, कॉफी, रबर, राइस, तो ये सारी चीजें हम लोग उगाते ही इसलिए हैं ताकि हम उसे जो है सेल आउट कर सके। एक अगर सपोज एक इंसान एक फील्ड में टी को प्लांट करता है, ठीक है, तो कितनी टी को खुद घर पे रख सकता है? नहीं रख सकता ना वो ज्यादा। अब एक पर्टिकुलर घर में 2-3 बारी चाय बनती है तो ज्यादा इतनी ज्यादा टी का क्या करेगा? उसका मेन मोटिव ही ये था ताकि वो उसे सेल आउट कर सके। कॉफी हो गया, रबर हो गया। अब एक इंसान को घर पे रबर का क्या काम है? बट वो कमर्शियली यूजफुल है इसलिए उसकी प्लांटेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। सो क्रॉपिंग पैटर्न होगा आपका जो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप की क्रॉप्स होती है बेसिकली, अलग अलग सीजन वाइज जो हम लोग उगाते हैं, जिनके हम लोग बीज जो है अलग अलग सीजन में शो करते हैं। ठीक है, अब फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राबी, जैद और खारिफ क्रॉप्स के बारे में। ये हो गया हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, सॉरी कमर्शियल फार्मिंग। अब हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखो, जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर जितने टाइप की हमारे पास क्रॉप अवेलेबल है वो बेसिकली 3 टाइप की है, राबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। राबी, सेकेंड इज आर जैद, और जो हमारी लास्ट है वो है हमारी खारिफ क्रॉप्स। जितने भी हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशन किया है, हमने 3 टाइप के अलग अलग क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया है। ये हम लोगों ने किस बेसिस पे किया है? ये हम लोगों ने क्लासिफाई किया है क्लाइमेटिक बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे राबी क्रॉप्स। देखो, जो राबी क्रॉप्स होती है वो हम लोग जो है अक्टूबर और दिसंबर में उन्हें शो करते हैं, यानी कि उनके बीज जो हैं वो हम अक्टूबर और दिसंबर में उगाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अब बीज उगा दी, फसल होगी, उसके बाद हमें उसे हार्वेस्ट भी करना है, यानी कि फसल की कटाई करनी है। तो जो फसल को हम जब हार्वेस्ट करेंगे, यानी क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट करेंगे वो हम करेंगे अप्रैल और जून के बीच में। हार्वेस्ट कब होती है? अप्रैल टू जून। ठीक है,
आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो राबी क्रॉप्स है वो उसे हम लोग सर्दियों में उगाते हैं, ठीक है, और गर्मियों की शुरुआत में हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, आपको 2-3 क्रॉप्स के नाम दिए, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्लासिफाई देम बिटवीन राबी, खारिफ और जैद। जैद क्रॉप्स तो आपको बहुत ही कम याद करना है, उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो आपके राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो गए। सर्दियों में हम लोग कौन सी जो क्रॉप्स है उगाते हैं, आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा। सबसे पहले हो गया वीट, बार्ले, ओके, वीट हो गया, बार्ले हो गया, मटर सर्दियों में आती है ना मटर, पी, ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्राम, चना जिसे बोलते हैं, मस्टर्ड, हल्दी, ठीक है। अब कौन सा ऐसा पार्ट है इंडिया का जहां पे हम लोग राबी क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देख सकते हैं, आपको पार्ट भी याद रखना है। सो वो पार्ट्स में आ जाता है हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। आते हैं जैसे कि हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी। सो ये सारे के सारे स्टेट्स आपको याद रखने हैं। कौन से हो गए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, ओके। सो इस पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि कहीं और इंडिया में उगाए नहीं जाते हमारी राबी क्रॉप्स, बट यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब जो तीसरी चीज आपको, जो चौथी चीज आपको ध्यान में रखना है कि इनकी कंडीशंस क्या होती है, यानी कि कौन सा क्लाइमेट इनको चाहिए होता है। इनको चाहिए होती है प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि हमारे पे जो है अमाउंट काफी अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए जब हम लोग इसे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम बारिश तो अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है। देखो जो हमारी अक्टूबर टू दिसंबर है उसमें हमारा रीटरेटिंग मॉनसून हमें रेनफॉल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब रीटरेटिंग मॉनसून क्या होता है, अब देखो ज्यादा डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है। सपोज ये हमारा इंडिया है ना, ठीक है, तो जो हमारा मानसून है वो यहाँ से आता है, यहाँ पे हमारी अरावली हिल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो विंड्स है वो बैक फॉलो करते हैं, और तब हमें अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो है हमें मानसून मिलता है, यानी कि बारिश वापस से होती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो हमारी अरावली रेंज हो गई, अरावली रेंज से टकराते ही जो है विंड फ्लो बैक होता है। दूसरा, जब हम लोग उस टाइम पे सन से थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं, पहले जो है हमारे इंडिया के ऊपर हीटिंग हो रही थी, हम लोग पहले सन के पास थे ना, बट अब जो हीटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया वाली लैंड पे शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हीट कम हो गई। अब जो हमारा विंड्स हैं वो बैक फ्लो करेंगे, ओके। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारी जैद क्रॉप्स। देखो जैद क्रॉप्स है, उनको हम बिटवीन राबी एंड खारिफ के बोलते हैं, ठीक है, सोन बिटवीन राबी एंड खारिफ। ये हमारी ना मेन क्रॉप्स नहीं होती है, मतलब हम लोग ना इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपको पता होगा वीट के ऊपर, ग्राम के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, बट हम लोग राबी क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हमारे पास टाइम था, ठीक है। आप जैसे आपको खारिफ क्रॉप्स बताऊंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि अप्रॉक्स अप्रॉक्स हम लोग इसे जो है अप्रैल और जून में जो है हम लोग काट लेते हैं अपनी फसल को। उसके बाद हमारे पास 2 से 3 महीने का गैप होता है, जब तक मानसून नहीं आता तब तक हम जो है इन जेड क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, वाटरमेलन, मस्त प्लेन क्या होता है, खरबूजा। आपने देखा होगा कि जैसे अभी समर्स चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे जो है आप लोग की जब लू चलने लगेगी और हल्की सी बारिश हो जाएगी, तो उस टाइम पे आपके जो बोलते हैं ना वाटरमेलन, मतलब तरबूज और खरबूजे बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये वो पर्टिकुलर सीजन है। हम लोग वाटरमेलन और मस्क मेलन के तरबूज और खरबूजे के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना, अगर नहीं होंगे तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं ना। बट हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो क्रॉप्स होती है वो हमारी राबी होती है और दूसरी हमारी खारिफ क्रॉप्स होती है। अब बारी आती है खारिफ क्रॉप्स की। तो जो खारिफ क्रॉप्स है उसे हम लोग ऑन सेट ऑफ मॉनसून पे शो करते हैं। कब सोन करते हैं हम इसे,
ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि जब हमारा मॉनसून आएगा, इसका मतलब कौन सा महीना हो गया, हमारा अगस्त और सितंबर वाला महीना जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, वो वाला सीजन। अब हार्वेस्ट कब करते हैं हम इसे, अक्टूबर से सितंबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ओके, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एक मिनट, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अब एग्जाम्पल्स हो गए आपके पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तूर, अरहर, जूट, कॉटन, ग्राउंडनट्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको ना सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहले हो गया हमारा पैडी, मेज एंड ज्वार। पैडी, मेज, ज्वार, ये तीन आपको नाम हमेशा हमेशा याद होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा बाजरा, तूर, जूट। बाजरा, तूर, जूट, जूट भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जूट याद रखना। उसके बाद कॉटन एंड ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब कौन से एरिया में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डेफिनेटली आपने देख लिया कि इसके जब हम लोग इसे बोते हैं, यानी कि जब इस टाइम पे हम इसके बीजों को बोते हैं, उस टाइम पे हमें मॉनसून यानी कि बारिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बात से आइडिया ले लीजिए आप लोग कि जो मॉनसून है तभी जो है हम लोगों को, हम वहां पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है उन एरियाज में होगा। तो एग्जाम्पल्स में आप लिख लीजिए, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। सो इतने सारे स्टेट्स याद रखने हैं। इससे अच्छा तो आप क्या याद रख सकते हो, ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ओके, असम, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओके, असम, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेलंगाना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स की डिटेल्स। अब एक एक करके हम लोग ना आज 3 फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगी हमारी राइस, वीट और मेज। मेजर प्रोडक्शन इन्हीं लोगों की, इन्हीं 3 चीज़ों की होती है। हम चावल भी खाते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जो है राइस को भी खाते हैं, और मेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स में आज हम ये 3 करेंगे। उसके बाद कल वाले लेक्चर में हम लोग बचे हुए मिलेट्स कर लेंगे, पल्सेस कर लेंगे, और आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग ये सारी चीजें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आप सबसे पहले फूड क्रॉप के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे राइस की जितनी भी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइस है वो किस टाइप की क्रॉप है, इट इज अ खारिफ क्रॉप। दूसरी चीज, जो हमारी राइस है ना, वो एक स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप है। अब ये स्टेपल फूड से आपका क्या मतलब, देखो, अब हम लोग अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ के साइड में बात करें तो हम लोग राइस को एज अ सेकंड चॉइस रखते हैं, ठीक है। हम लोग जो है गेहूं की रोटी खाते हैं। बट कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, जैसे साउथ में आप जाओ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइस को ही खाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे वीट और इतना सब कुछ, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज में नहीं आती। तीसरी चीज़, आपको इंडिया जो है राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of rice in the world. ओके, अब इसकी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं। देखो, टेम्परेचर जो है वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, कभी भी उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी तो जब हमारी प्रॉपर जो गर्मियां है वो थोड़ी सी चली जाती है और मानसून आ जाता है, तब हम इसे शो करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक और चीज, कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरी
होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी कि हवा के अंदर नमी होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। और तीसरी चीज बात कर लेते हैं हमारी रेनफॉल की। रेनफॉल जो है इसे 100 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग राइस को कभी, अगर आप लोग गांव में गए हो, खेतों में गए हो, तो जब हम लोग राइस की जो क्रॉप है ना उसे उगाते हैं ना, जब उसके हम लोग पेड़ जो है अलग अलग करके उगाते हैं, तो उस टाइम पे हम उसे पानी के अंदर ही उगाते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी क्रॉप के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारी वीट। हम लोगों ने बात कर ली राइस की, ये सारी चीजें, इतने ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब जो दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो है हमारा वीट। गेहूं इरेज कर रही हूं मैं। वीट, वीट मैंने अभी राबी के एग्जांपल्स में आपको बताया था, जो वीट है वो हमारा राबी क्रॉप होता है, ठीक है। इट इज अ राबी क्रॉप। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इसको ठंड चाहिए होती है ग्रोइंग सीजन में, कूल ग्रोइंग सीजन। अक्टूबर दिसंबर में ठंड थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, तो इसे ठंड का मौसम चाहिए होता है किस चीज के लिए? इसे उगाने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए गर्मियों का मौसम चाहिए होता है, यानी कि अप्रैल टू जून। उसके बाद हार्वेस्ट लिख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट it require bright sunshine. Okay, it's required bright sunshine. इसका मतलब कब? अप्रैल में टू मई और जून में। अप्रैल मई जून में अप्रॉक्स जो है हमारी वीट जो है उसको हम लोग काट लेते हैं। अब रेनफॉल की बात कर लेते हैं। हमें जो है जो वीट है उसे राइस से कंपेयर में बहुत कम जो है रेनफॉल चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर तक। ओके, अब देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब वीट की जो खेती है वो सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? एक तो आपको ब्लैक कॉटन सॉइल वाले रीजन में, यानी कि महाराष्ट्र में। और दूसरा जो है वो आपको गंगा प्लेन्स में, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी जो आपको ध्यान रखनी है आपके वीट के बारे में, कि ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है। इसका जो सीजन है, ग्रोइंग सीजन, वो हमेशा कूल होता है, और जब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं यानी कि काटते हैं, तो उस टाइम पे हमें ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल जो है 50 से 75 सेंटीमीटर की होती है, और ब्लैक कॉटन सॉइल और हमारे गंगा स्थाई में इनकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है, मोर प्रोडक्शन। ओके, अब जो लास्ट क्रॉप जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है हमारी मेज। सो मेज क्या है? मेज हमारी खरीफ क्रॉप है। इट इज अ टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप। ओके, अब ये जो है हमारी बेस्ट प्रोडक्टिविटी कब देती है? जब हमें इसे एलुवियल सॉइल में सो करते हैं। सो इट रिक्वायर्स which soil? Alluvial soil. Okay, for better production. ओके, उसके बाद हम लोग, आपको पता है खारिफ क्रॉप्स को जो है हम ऑन सेट ऑफ मॉनसून में ग्रो करते हैं, ठीक है। बट
एक एक्सेप्शन है हमारी मेज के लिए, इसलिए आपको ये एक्सेप्शन जो है बहुत अच्छे से याद करना है। और वो एक्सेप्शन क्या है? बिहार। इन बिहार इट इज sown in the season of Rabi। देखो, ये खारिफ क्रॉप है, ठीक है। खारिफ क्रॉप है यानी कि हम इसे कब शो करेंगे? मतलब हम इसे उगाने वाले हैं हमारे ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में। बट बिहार में ये हमेशा अक्टूबर और दिसंबर में उगाया जाता है। ओके, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और चीज, हमें से मॉडर्न इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है। इट रिक्वायर्ड मॉडर्न इनपुट। एंड एट लास्ट, कौन से प्लेस है जहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है? तो एक तो बिहार हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया है एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी। और एक लास्ट जो आपको याद रखना है वो है हमारा कर्नाटका। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको मेज के बारे में पता होनी चाहिए। इस वाले पॉइंट को जो है हाईलाइट कर दो कॉपी में, बड़ा बड़ा लिख लेना। ये इकलौती ऐसी क्रॉप है जो खारिफ क्रॉप है जिसे हम लोग राबी सीजन में उगाते हैं, और कहाँ उगाते हैं? बिहार में उगाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। एंड इफ यू डू सो प्लीज हिट द लाइक बटन। कोई भी इशू हो, कोई भी कुछ समझ में नहीं आया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पुट कीजिए, मैं उनके आंसर जरूर दूंगी। और अगर अभी तक आपने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फटाफट से वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जाके उस चैप्टर को देख लेना। हमने पूरा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला पूरा चैप्टर जो है करा दिया है आप लोगों को। ओके, अब बारी, अब अगर आपने अभी तक भी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चीज़ में भी किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग? फटाफट से भी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th का सारा कंटेंट, सारे जितने भी सिलेबस है उन सबको एक एक करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग अप्रॉक्स एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आते ही मिल जाए। ओके, थैंक यू। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप योर हेल्थ फिट एंड हेल्दी एंड कीप स्टडिंग हार्ड, बिकॉज पढ़ोगे तभी तो लाइफ में कुछ बनोगे। ओके, थैंक यू।